गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है डे 6 एंड डेट है 15 सितंबर। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ भी बोलना है तो आप उसके अंदर बोल सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर ये जो PDF है उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अंदर बेसिकली PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उसको सुबह सुबह डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पहले खुद रीड कर सकते हैं बेसिक कुछ आर्टिकल्स को, या फिर पूरे जो ET मार्केट सेशन होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको आप रीड कर सकते हैं और वापस इसके ऊपर वीडियो के ऊपर आ सकते हैं जब आपको ये मिल जाती है। और आपको उसके ऊपर ET वेल्थ की मैगजीन आती है इकोनॉमिक टाइम्स वालों की, तो उस वो बेसिकली मंडे को इशू होती है, वो हम बाद में डाल देते हैं, वीकेंड पे डाल देते हैं। और अगर आपको उसको एनालिसिस चाहिए तो मैं सोच रहा था कि उसका भी एनालिसिस हम करें सैटरडे संडे के दिन, किसी दिन एक दिन। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ उसके सिलेक्टेड आर्टिकल्स या फिर कुछ ऐसा हो जो आपने रीड किया हो इस वाली जो एडिशन है इस मंडे वाला, तो हम वो कर सकते हैं, तो हम नीचे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ब्लैकस्टोन इन एडवांस्ड टॉक्स टू अक्वायर VFS ग्लोबल फॉर 1 बिलियन। बेसिकली दो कंपनीज के नाम आपको नए से लग रहे हैं और 1 बिलियन में इसका एक्विजिशन होने वाला है। हम पहले समझते हैं कि दोनों कंपनीज करती क्या है। तो VFS ग्लोबल बेसिकली, मैं एक नई टर्म यूज़ करूँगा यहाँ पर, वीज़ा कार्ड आउटसोर्सिंग कंपनी है। जब आपको समझ में नहीं आएगा, वीज़ा आपको पता होगा, वीज़ा आपको कहीं किसी कंट्री में जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज होते हैं, तो ये सब होता है। वीज़ा बेसिकली गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। तो गवर्नमेंट जो मतलब मॉडर्न डेवलप्ड नेशंस की गवर्नमेंट है, वो अपने इस फंक्शन को भी आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स मतलब कि किसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेती है किसी कंपनी के साथ कि हमारा जो वीज़ा का सारा बिजनेस है, फ्रॉम इशूइंग टू रिन्यूइंग, तो उसके बेसिस पे जो भी आपको चार्जेस मिलते हैं वो सब मिलता है, वो आपका वो एक कंपनी हैंडल कर लेगी और हमें जो उसके बेसिस पे आपको एक रेम्यूनरेशन पे करनी पड़ेगी और आप हमें सारी सर्विसेज दे दोगे। मतलब वही कि टिपिकली आप जैसे सर्विस परचेज करते हैं, तो उस तरह से VFS ग्लोबल बेसिकली इनका मेन बिजनेस यही है आपका। अब दूसरा आपका ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन बेसिकली बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट फर्म है, बहुत ही पुरानी फर्म है अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और इन्वेस्टमेंट करती है ये आपके पेंशन फंड्स के अंदर, मतलब पेंशन फंड्स से बेसिकली पैसे उनको देने होते हैं। तो पेंशन फंड्स में एक आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं एनुइटी का। तो उसमें होता क्या है कि आपको एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है। आपको पता ही होगा पेंशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो इनको देनी पड़ती है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी सारी, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्म भी है ये, यानी कि काफ़ी सारे बिजनेसेस के अंदर भी प्राइवेट इक्विटी की तरह ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये हमने देख लिया दोनों के बिजनेस को। अब यहाँ पर जो है मूव पार्ट ऑन PE मेजर्स, PE मेजर मतलब ब्लैकस्टोन, लॉन्ग टर्म बेट ऑन ट्रैवल एंड टेक। ट्रैवल एंड टेक बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वीज़ा एक आपका बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है ट्रैवल से। सीधी सी बात है, आपको लॉजिकली समझ में आ ही रहा होगा कि वीज़ा आपका जब ही लेंगे जब ट्रैवल कहीं पे किसी को करना होगा। तो VFS ग्लोबल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो बेसिकली आप टेक इंडस्ट्री के अंदर ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और टेक इसलिए हो गया क्योंकि इनका जो मेजर बिजनेस है वीज़ा वगैरह बनाने का, वो सब टेक बेस से होता है। बट फिर भी ट्रैवल आगे लिखा है, टेक पीछे लिखा है, तो उससे आप कुछ तो समझ ही रहे होंगे कि अगर VFS ग्लोबल के अंदर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो एक तरह से ट्रैवल के ऊपर पैसा लगा रही है। तो 1 बिलियन आपके इसकी एक्विजिशन का प्राइस है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड नया आ रहा है, ड्यू डिलीजेंस ओवर फॉर ड्यू डिलीजेंस ओवर फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग फर्म, लीगल डॉक्यूमेंटेशन टू स्टार्ट इन कमिंग वीक्स। तो ड्यू डिलीजेंस का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप जो कंपनी है जिसको आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, VFS ग्लोबल जैसे केस के अंदर है, तो उसके अंदर आपको जो आपका एक्विजिशन का डील है उसके अंदर फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत ना आए, लीगल दिक्कतें ना आए, और अभी भी उनके अंदर कोई फ्रॉड का कुछ ऐसा ना लग रहा हो, तो वो सब जो है चेकिंग इसके अंदर होती है। ड्यू डिलीजेंस बेसिकली बहुत एक फैंसी टर्म आप कह सकते हैं चेकिंग के लिए, कि चेकिंग एनालिसिस और इन सब चीज़ों के लिए एक फैंसी टर्म आप ड्यू डिलीजेंस को बोल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी बात बोलूँ, बस हमारा कवर तो हो ही गया। अगर एक थोड़ी सी वैसे बात बोलूँ तो इसके अंदर अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई बैंकिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो MBA वगैरह कर रही है। तो आई बैंकिंग अगर इसके अंदर जाना है आपको, तो आपका वन ऑफ द मेजर काम मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर डील करना होता है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर बेसिकली ड्यू डिलीजेंस का जो पार्ट होता है वही आई बैंकर्स के हाथ में आता है। आई बैंकर्स मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के अंदर हाथ में आता है। तो ये मतलब मैंने एक फंक्शन बताया कि आप ये कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंसिडर्स पिकिंग अप टोकन स्टेक इन वोडा आइडिया। बेसिकली आपको पता है वोडा आइडिया एक मर्जर हो गया था और एक काफ़ी सारा डेट के अंदर कंपनी चल रही है आज के टाइम पर। सॉरी, इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली गवर्नमेंट के का भी बहुत बड़ा डेट है, जो गवर्नमेंट के बैंक से, पब्लिक बैंक से, उन सबका। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि उसको टोकन स्टेक में कन्वर्ट कर ले। मतलब कि क्या है कि जैसे
गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वोट आइडिया के अंदर वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने अभी भी लोन दिया हुआ है, तो एक तो ये वे हो सकता है कि वो और पैसा दें उनको और इक्विटी उसकी परचेज कर लें, जैसे शेयर्स आप खरीद सकते हैं वोडाफोन आइडिया के आज के डेट पे। तो वैसे गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही। गवर्नमेंट इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो इनका डेट है, मैं पे लिख देता हूँ एक चीज़, डेट, उसको वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं कि जो भी आपको हमें पैसे रीपे करने हैं वो रीपे मत करो, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, हमें ओनरशिप दे दो। डेट को इक्विटी में यहाँ पर कन्वर्जन की डिमांड कर रही गवर्नमेंट। तो बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है, कैबिनेट में डिस्कस टुडे, यानी कि आज 15 सितंबर को जो है बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं आपके। तो आप आगे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। मे कन्वर्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द ड्यूज दैट द टेलीको ओज इट। ये बेसिकली कि टेलीको जो ओज करती है, ओ करना बेसिकली होता है कि आप उधार हैं, कि आप जैसे अगर आप मेरे को कुछ ओ करते हैं तो आपको मुझे कुछ देना है, तो वो ओ होता है। ओ एक चीज़ होती है ओ, और एक आपने सुना हो, ये आपको पता ही हो, ओन। तो ये बेसिकली बहुत काफ़ी रिलेटेड टर्म्स है। ये ओन जॉब करते हैं वो आपका असेट होता है, जो आप ओ करते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है। और इस तरह से प्रिंसिपल पोर्शन जो है आपके जो आपका लोन है, बेसिकली डेट का अमाउंट है, उसके अंदर से वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको इक्विटी के अंदर। बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि इतनी डेट वाली कंपनी से इंटरेस्ट तो मतलब क्या ही लेगी गवर्नमेंट, तो डेट को ही कन्वर्ट करेगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कन्वर्ट करेगी। अब आगे देखते हैं, जी स्टॉक जम्प्स 40। अब हम आगे चलते हैं, जी स्टॉक जम्प्स 40% आफ्टर इन्वेस्को ईजीएम कॉल। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपका इन्वेस्को ईजीएम कॉल समझ लेते हैं पहले। इन्वेस्को बेसिकली वो कंपनी है जिसने जी स्टॉक के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो इन्वेस्को कंपनी, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ईजीएम को कॉल किया है। ईजीएम हमने कल भी समझा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एनुअल जनरल मीटिंग बेसिकली साल में एक बार होती है, और ईजीएम कई बार हो सकती है जब भी जो हाई प्रोफेशनल जो हाई अथॉरिटी पे पीपल बैठे हैं कंपनी के अंदर बोलना चाहे, तो कभी भी ईजीएम बुला सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि इन्वेस्को ने ईजीएम कॉल करी है कि आ जाओ सारे मिलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं। तो जी स्टॉक वाले सब मिलेंगे आपके, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो सब। तो इसके अंदर 40% इनका जंप आ गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्को ने अपनी ईजीएम कॉल के अंदर ये कहा है कि हम एमडी जो है पुनीत गोयनका आज के टाइम पे जी स्टॉक के मतलब जी कंपनी के, तो उनको हटाने जा रहे हैं। बेसिकली एजीएम के अंदर जब इनकी एजीएम हुई थी, जब इन्होंने ये कहा था कि वो जी सारी नेसेसरी स्टेप्स लेगा इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, और अब ये पहला स्टेप ले रहे हैं शायद। जिन्होंने बोला था कि सारे स्टेप लेंगे उनको ही हटा रहे हैं इन्वेस्को वाले ईजीएम कॉल करके। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप जैसे जी वगैरह का आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस के अंदर एक पार्ट होता है कि आप न्यूज़ और मैनेजमेंट का एनालिसिस करें। तो न्यूज़ और मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि एमडी है ये, तो आपके मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इनका अच्छा कंट्रोल रहता होगा कि ये जो बोलते होंगे वो काफ़ी मतलब डिसीजन के अंदर इनका पार्ट रहता होगा। तो ये अगर इनको क्यों हटाया जा रहा है, इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्यूचर के अंदर कुछ फ्रॉड के अंदर कन्वर्ट हो या निकले, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब पर्सनल बायस की वजह से निकाल रहे हो कि जो बाकी लोग हैं वो करप्ट हों, ये अच्छे हों, तो इसलिए निकाल रहे हैं। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने 3 वे चार्ट भी बनाया है, या फिर आप इसे 2 लाइन चार्ट भी बोल सकते हैं। 3 वे चार्ट या फिर 2 लाइन चार्ट। तो 3 वे चार्ट हम पहले एक बार समझ भी लेते हैं। तो ये बेसिकली 3 वे चार्ट के अंदर आपने बेसिक जो चार्ट्स देखे होंगे उसके अंदर ऐसे होता है और ऐसे होता है। यहाँ पे जनरली टाइम होता है, टाइम, और यहाँ पे होता है शॉक शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस जनरली मतलब कैसे भी हो सकता है वो तो बेसिकली 2 वे चार्ट के अंदर या 1 लाइन चार्ट के अंदर इस तरह से होता है। 3 वे चार्ट के अंदर अगर आपको एक ही 2 चार्ट्स को कंपेयर करना है बट उनके प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हैं, तो आपको 3 वे चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली यहाँ पे इन्होंने नीचे तो वही लिया है, टाइम लिया है, और साइड में लिया है आपका जो जी स्टॉक है उसका, जी एंटरप्राइजेज है उनका स्टॉक, जी एंटरप्राइजेस सॉरी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का स्टॉक लिया है, और इस साइड लिए बेसिकली सेंसेक्स के लिए। तो बेसिकली इस तरह से ये आपकी ब्लू लाइन वाला सेंसेक्स है और ये वाला जी स्टॉक है। ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि अगर आप जी स्टॉक के अंदर डालना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा आप सेंसेक्स के अंदर डाल दो, आपको ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न्स मिल रहे हैं, या अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो उसके जो पिछले अगर टाइम्स देखे तो इस तरह से बेसिकली है 3 जो आपका 2 लाइन चार्ट था, ये हमने पूरा देख लिया है। अब आपका इससे आगे चलें तो आपका ये पूरा कवर हो गया है। इसके बारे में आप इन कंपनीज के बारे में अगर आप सर्च करते हैं कामा आयुर्वेदा तो आपको नेट में मिल जाएगा आराम से। तो आप चाहें तो बता भी सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर, कमेंट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक बार ईटी मार्केट्स के सेक्शन के ऊपर, बट उससे पहले अगर हम यहाँ पे आए एक बारी के लिए तो आपको एक छोटी सी पॉलिटिकल न्यूज़ पता होनी चाहिए। एक बेसिक मैं आपको बता दूँ कि कुछ टाइम के अंदर आपके लखनऊ के इलेक्शंस होने वाले, ये रहा कि आपका बैटल फॉर लखनऊ 2022 के अंदर आपके लखनऊ के लिए इलेक्शंस होने वाले यूपी के अंदर। तो एसेंशियली
सर तो एसेंशियली बेसिकली योगी आदित्यनाथ के लिए एक क्रूशियल टाइम रहेगा ये आपके लखनऊ के जब इलेक्शंस होंगे आपके। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि बीजेपी एक रनिंग गवर्नमेंट है, तो इससे कुछ डिसीजंस वैसे ले सकते हैं जो वो लखनऊ की गवर्नमेंट को या ओवरऑल पूरे नेशन में एक फाइनेंशियल सॉरी फाइनेंशियल स्टिमुलस प्रेजेंट करने की कोशिश करें, फाइनेंशियल स्टिमुलस एंगेज करने की कोशिश करें कि कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे बेसिकली ताकि वो वोट कर दें। तो इसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका हो सकता है फ्यूचर के अंदर। फोर्थ पेज पे हम आ गए हैं। फोर्थ पेज के अंदर मैंने आपको पहले बताया कंपनीज पर्सी ऑफ प्रॉफिट का एक सेक्शन रहता है यहाँ पर। जनरली क्या होता है उसके 2 आर्टिकल्स रहते हैं और उसके बाद ये टाइम्स इंटरैक्ट के ऐड का सेक्शन रहता है। तो आज क्या है कि आज पूरे में एड्स ही हैं। हम पहले देखा भी है कि एड्स आ जाते हैं कभी कभी पूरे पेपर में, तो हमने ये एक पेज पे पूरा एड से छोड़ दिया। अब ईटी मार्केट्स के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, आपको डेली पढ़ना चाहिए, बट आज के टाइम में कुछ मतलब आज की डेट के अंदर कुछ नहीं है। देखो आज ये पूरा ऐड है यहाँ पर और ये भी पूरा ऐड है और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सीईओ ब्रेकफास्ट। ये बेसिकली एक इवेंट था, एक्सेंचर वालों ने प्रेजेंट किया, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के साथ मिलकर। D2C बिजनेस मॉडल को इन्होंने इनोवेशन किस तरह से उसके अंदर हो सकता है और क्या क्या उसके मतलब D2C बिजनेस का मतलब हो गया आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, कि आप सीधा आपका एजेंट बेस्ड बिजनेस बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन स्टोर खोला और आप सीधा कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं अपने ऑनलाइन चैनल के थ्रू, ऑफलाइन चैनल के थ्रू एट्सेट्रा। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस के मॉडल के अंदर जो आज के टाइम पे की प्लेयर्स हैं और की एंटरप्राइजेस हैं, ये हम नीचे देख सकते हैं सब। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए कि राइजिंग ट्रेंड क्या हो सकता है, किस तरह से इनोवेशन आएगा फ्यूचर के अंदर D2C बिजनेस मॉडल के अंदर, या ये बेसिकली इस बेसिस पे वर्क करता है कि इन्हें सब इंटरमीडियरीज को हटाना है ताकि जो कॉस्ट कटिंग रहती है वो हो सके, कि सस्ते से सस्ता माल कंज्यूमर को मिल सके। उस तरह से इनको जो है इंटरमीडियरीज को हटाना चाहते हैं। अगर आप ये पढ़ते हैं पूरा तो इसका मतलब मैंने आपको समरी के बेसिस पे बताया। अब एमएफ से सब्सक्राइब टू आईपीओज अब प्ले इन हेल्थ केम स्टॉक्स। तो हेल्थ केम स्टॉक्स आप समझ गए होंगे, आईपीओ भी आप समझ गए होंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर मैं बहुत ही बेसिक करके बताऊँ तो एक कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है शेयर मार्केट के अंदर तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। और हेल्थ और केमिस्ट्री स्टॉक्स तो आप समझ गए होंगे कि हेल्थ और केमिकल स्टॉक्स आप समझ गए होंगे कि कोविड के टाइम पे था तो सब इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट है। ये मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ पहले। म्यूचुअल फंड बेसिकली पब्लिक से डायरेक्टली पैसा लेते हैं और डायरेक्टली उसे शेयर मार्केट में डालते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है उनको एथिकल होना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके पास वो मतलब बेसिकली उनका काम ही पैसे से खेलने का है। तो वो किसी भी पॉइंट पे बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं जो आपके सीधा पब्लिक को इम्पैक्ट करेगा और साथ साथ शेयर मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो म्यूचुअल फंड का आपका बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, मतलब इनॉर्मस रेगुलेशंस होती हैं। आपका सबसे पहले इनका सेबी की जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लागू की जाती हैं, तो वो सब इसको फॉलो करनी होती हैं। दूसरा आपका एम्फी एक म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन है अलग से इंडिया के अंदर। तो वो इनके अंदर मतलब ये स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है, ये आपके कैपिटल मार्केट के अंदर हर चीज़ के अंदर काम करती है। तो ये बेसिकली इन दोनों की सबसे मेजर रेगुलेशन है जो इनको फॉलो करनी होती है। अब इनकी ही कुछ रेगुलेशंस के अंदर ये है कि आपने जो भी किसी भी म्यूचुअल फंड ने जो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाता हो अपने नेट असेट्स के अंदर, तो उसको जो है आपका सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है कि उसने क्या परचेज़ किया, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कितना उसने फंडिंग लिया पब्लिक से, कितना उसने मतलब अगर जो न्यू म्यूचुअल फंड आते हैं तो उसको एफपीओ बोलते हैं, एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। एनएफओ बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। तो आपका कितना एनएफओ के अंदर कितना प्राइस रेज हुआ, किस किस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से उसने पैसा रेज किया, तो वो सब एनएफओ के अंदर बेसिकली आता है। अब एनएफओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब इनको बताना होता है। तो उसी के तहत इनको ये भी बताना होता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे वही है बेसिकली कि एसबीआई वाले म्यूचुअल फंड ने, आईसीआई और ये आप देख सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस, यूटीआई, ये 6 म्यूचुअल फंड्स के इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया कि अगस्त 2021 के अंदर इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। ये बेसिकली उसकी रिपोर्ट है। तो ये 3 स्टॉक्स इन्होंने बताया कि कहाँ पे इन्होंने बाय किया, कहाँ पे इन्होंने सेल किया और पब्लिक के पैसे जो भी इनके पास म्यूचुअल फंड्स का था। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हेडलाइन थी उसको समझते हैं। इसके अंदर क्या बोला कि हमने ना को पूरा बता दिया कि कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ये उस चीज़ की रिपोर्ट है सिर्फ। तो कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें पहला पॉइंट था आईपीओ। अगस्त के अंदर आपके 6 से 7 आईपीओस थे, जो कि अगर आप अब सितंबर से कंपेयर करते हैं जो आधा महीना हो चुका है, तो आज आपका पहला आईपीओ आया है मतलब सितंबर का।
तो उस तरह से बेसिकली आपका काफ़ी एक स्केल में डिफरेंस है। तो आईपीओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा अगस्त के अंदर, और हेल्थ और केमिकल स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, क्योंकि सीधी सी बात है, अब अगस्त के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन दिख रहा था कि थर्ड वेव आ सकती है, तो उसको मतलब उसको एक तरह से एंटिसिपेट करते हुए इन स्टॉक्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो हमने पूरा देख लिया, बेसिकली पूरी रिपोर्ट थी। आप अगर चाहें तो एक एक को जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेज करना चाहते हैं, न्यू फंड ऑफर आता रहता है इनका, तो आप जो है इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि किसके अंदर आपका पैसा बेसिकली लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये हमने पूरा कवर कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया पूरा इसके अंदर कुछ नहीं है। हमने कल ये पूरे जो 10 इंडेक्स का ये पूरा था, इसके अंदर से 6 समझ लिए थे, ये 4 हमारे बचे हुए थे। तो ये हम एक तरह से एडिशनली देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम, जो 10 सितंबर का पेपर था, हम यहीं पे एग्जैक्टली खुल गए हैं। आपका निक्की, हैंगसेंग, कॉस्पी, साउथ कोरिया वाला और स्टार्टेड टाइम्स, ये बेसिकली 4 हमारे इंडेक्स रह रहे हैं, ये हम समझ लेते हैं। निक्की के ऊपर आएंगे सबसे पहले। निक्की बेसिकली टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। ये चारों जो इंडेक्स है, मैं आपको एक बैकग्राउंड दूँ, ये चारों इंटरनेशनल इंडेक्स है, यानी कि इसके ऊपर जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो बाहर वर्ल्ड के अंदर लिस्टेड है, यानी कि किसी और कंट्री के अंदर कहीं पे और लिस्टेड है। तो हम ये भी समझेंगे कि कहाँ पे लिस्टेड है और कितने स्टॉक्स उसके अंदर आते हैं। निक्की बेसिकली उसके अंदर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सारे स्टॉक्स आते हैं। जापान के अंदर आपको पता है टोक्यो है। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान का सबसे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जैसे इंडिया का एनएससी हो गया, तो उस तरह से टोक्यो का मतलब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर 255 स्टॉक्स आते हैं, 255 टॉप कंपनीज के। और एक टॉपिक्स भी यहाँ पे एक अलग से इंडेक्स चलता है, वो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये थोड़ी रिलेटेड बात है आपकी। आगे चलते आपका हैंगसेंग है। हैंगसेंग बेसिकली हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को लिस्ट कराता है। इसके अंदर हैंगसेंग के मतलब हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। हांगकांग के बेसिकली टॉप 50 स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। आपका ये आपका कॉस्पी जो साउथ कोरिया वाला है, इसके अंदर साउथ कोरिया की सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 928 कंपनीज है, और ये मतलब ऑल कंपनीज का इंडेक्स है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज है इसके अंदर, जो मतलब किसी केस में फ्रॉड वगैरह के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, उनके अलावा सारी कंपनीज है इसके अंदर। स्टारटेड टाइम्स बेसिकली सिंगापुर का इंडेक्स है। इसके अंदर सिंगापुर इंडेक्स की 30 कंपनीज आती है। इससे होता क्या है बेसिकली इन इंडेक्स से, इससे आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में पता चल जाता है कि आपको अगर कहीं पे और इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं भी करनी, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया के अंदर आया था 1991 के अंदर, तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। अगर हम थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स बोले तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। तो अगर किसी शेयर के ऊपर कहीं पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लो निक्की के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जापान के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिनका मेजर इंडेक्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे मतलब लगभग कंफर्म्ड है कि इंडिया के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका स्केल ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा हो और इंडिया के अंदर घट जाए, ऐसा भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पे बाहर इम्पैक्ट हो रहा है तो इम्पैक्ट ज़रूर होने वाला है। इम्पैक्ट ऊपर भी हो सकता है, मतलब हाई होना भी हो सकता है, लो होना भी हो सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है, पूरी 4 जो बचे हुए थे हमारे, और अब जो हो गया हमारे ख़त्म। हमने जो आज का पेपर था पूरा डिस्कस कर लिया, और इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। आपको पता है कि हमने सेकंड पेज के ऊपर भी काफ़ी सारे एड्स थे, और फर्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको वापस से दिखाता हूँ एक बार। मेरा फर्स्ट पेज के ऊपर आधे पेज पे पूरे एड्स थे, तो इसलिए हम जो है काफ़ी टाइम यहाँ पे कम लगा, और आपका थोड़ा सेव हो गया। आप चाहें तो बाकी आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। पेपर के अंदर जो मैंने आपको लखनऊ के इलेक्शन होने वाले हैं 2022 के अंदर, उसका बस ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो हमने ये जो है कवर कर लिया। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।